नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा है। तो जो रेलवे सामान्य विज्ञान 2024 में पूछा जाएगा साथियों, विगत वर्षों में पूछे गए ये प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अपने से हिसाब से डाल दिया है, पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए साथियों, वो भी रेलवे के समस्त एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बताइए वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर का, मैनोमीटर का या फिर हाइग्रोमीटर का। तो साथियों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है साथियों। ठीक है, अचानक नीचे आ जाना क्या होता है, तूफानी मौसम का संकेत होता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या फिर पोटेंशियोमीटर से। तो बताइए साथियों, वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कन्फ्यूजन मत होइएगा। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और हाइड्रोमीटर से साथियों द्रव या जल का घनत्व मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में ध्यान दीजिएगा। तथा पोटेंशियोमीटर से साथियों विभवांतर का मापन करते हैं। अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप, काइमोग्राफ। तो झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र होता है साथियों उसे हम कहते हैं पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ के माध्यम से हम झूठ का पता लगाते हैं। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। और पायरोमीटर जो होता है साथियों उच्च ताप मापने का यंत्र होता है। और जो गायरोस्कोप होता है, गायरोस्कोप वो घूमती हुई वस्तुओं को की गति नापने का यंत्र है। और काइमोग्राफ, काइमोग्राफ क्या होता है, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र होता है। जैसे आप रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यह यंत्र होता है काइमोग्राफ। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एक्जिमत में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में जो कोणीय दूरी होती है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। बेवल प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर, सिनक्लाइन, थियोडोलाइट। तो क्या प्रयोग किया जाता है साथियों, थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है जब कोणीय दूरी हमें मापना होता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे, हाइड्रोमीटर से, ब्यूटीरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो साथियों किससे, लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर साथियों क्या होता है, दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। क्या है, ब्यूटीरोमीटर। संक्षारण के उदाहरण हैं, क्या होता है संक्षारण का उदाहरण, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना या फिर उपयुक्त तीनों। तो क्या होता है संचारण के उदाहरण साथियों, तो उपयुक्त जो होते हैं वो तीनों होते हैं। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना भी, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। साथियों संचारण क्या होता है, संचारण वह होता है वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का सनह सनह माने धीरे धीरे क्षय होना संचारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ये सब क्या है, संचारण के उदाहरण है। तो धीरे धीरे कोई भी मटेरियल खराब हो रहा है वो संचारण हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दुग्ध आस्कंदन। तो आपको कुट भाषा में आंसर करना है साथियों। तो बताइए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन या फिर बर्फ का गलन या फिर दुग्ध आस्कंदन। तो साथियों दुग्ध आस्कंदन जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन जिसे हम सब्लिमेशन भी कहते हैं भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है साथियों। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन। कपूर और नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। ठीक है, क्या होता है, शुष्क बर्फ होता है। इस परिघटना को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, विसरण कहते हैं या फिर विकिरण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
जब बिना द्रव में बदले वो सीधा वाष्प में चेंज हो जाता है तो वहाँ पे ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है अथवा वाष्प बिना तरलावस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, वह सब्लिमेशन कहलाता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहा जाता है, जैसे कपूर और नेपथलीन। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है पाश्चराइजेशन साथियों, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है साथियों पाश्चराइजेशन, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा साथियों। अब पाश्चराइजेशन क्रिया में होता क्या है साथियों, आइए जानते हैं। पाश्चरीकरण द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुईस पाश्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाश्चरीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात इसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है साथियों। इस पाश्चरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित जो हानिकारक कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मीथेन क्या होता है? CH4 होता है। और अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। प्रश्न के विकल्पों में प्राचीन आदि में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि गैसें उपस्थित थी साथियों। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, युग्लिना। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है साथियों? तो नीलहरित शैवाल जो है वो सबसे पुराना है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई साथियों। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? लिनियस, लैमार्क, मेंडल या फिर डार्विन ने। तो किसने लिखी है? तो साथियों इसको लिखा है डार्विन ने। ठीक है, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा पुस्तक विकासवाद को डार्विनवाद या प्रकृतिवाद वर्णवाद कहते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। प्राकृतिकवाद का सिद्धांत डार्विन ने। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये प्रश्न पूछ लिया गया। स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालेस ने, हेक्सले ने। तो किसने साथियों विकासवाद का सिद्धांत दिया? डार्विन ने दिया। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क। सबसे पहले किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया साथियों। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कितना? 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 2 अरब वर्ष पूर्व। तो साथियों 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। ठीक है, पृथ्वी पर जीव का उद्गम वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। तो साथियों ये था आपका 5 प्रश्न भौतिक विज्ञान, 5 प्रश्न रसायन विज्ञान और 5 प्रश्न आपको जीव विज्ञान के प्रश्न मिले हैं इस वीडियो में।
तो साथियों कैसी लगी है वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। पीडीएफ साथियों आपको सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा।